पाकिस्तान के साथ अगर हमारे डिस्प्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें से एक डिस्प्यूट जो कि मैरीटाइम डिस्प्यूट है। इस मैरीटाइम डिस्प्यूट का नाम है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि रन ऑफ कच्छ रीजन में स्थित है। ये रही सर क्रीक। इसके वेस्ट पे पाकिस्तान है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और इधर ईस्ट पे गुजरात, रन ऑफ कच्छ रीजन। ये डिस्प्यूट एक्चुअली में बहुत पुराना डिस्प्यूट है एंड रिजॉल्व करने की कोशिश इसको करी है बट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर लिया और मिलिट्री बिल्डअप करने के बाद हमारे रक्षा मंत्री जी ने भुज में एक एयरबेस विजिट के दौरान वहीं से स्पीच देते हुए बोला कि पाकिस्तान अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा इस रीजन में तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान विल चेंज। ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि कराची पोर्ट ज्यादा दूर नहीं है रन ऑफ कच्छ रीजन से, पाकिस्तान को यह चीज का ध्यान रखना चाहिए। कराची पाकिस्तान का मेजर इकोनॉमिक हब, कराची पाकिस्तान का ओनली डीप वाटर पोर्ट, तो कराची पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो सर क्रीक से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारी तरफ से क्लियर है कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। 2016 तक हमने बातचीत करने के इनसे प्रयास किए, बातचीत से जितने भी डिस्प्यूट्स थे उसको सॉर्ट आउट, उसको सॉल्व करने के प्रयास किए। बट 2016 में पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद हमने एक नई डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करी। इस डॉक्ट्रिन का नाम था टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और इस डॉक्ट्रिन के ही तहत यह स्टेटमेंट हमारे रक्षा मंत्री द्वारा आया कि मिस एडवेंचर इन द रीजन कुड चेंज बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। मतलब साफ है कि हम टेबल पे बैठ के ये मुद्दा सुलझाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अगर तुम कुछ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इस बार ऐसा होगा कि भैया आपकी इतिहास और आपका भूगोल दोनों बदल जाएगा। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर क्रीक। सर क्रीक एक ये नैरो वाटर बॉडी, इसको हम टाइडल एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, और आप देख सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। वेस्ट साइड पे पाकिस्तान, नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान, ईस्ट साइड पे इंडिया। 96 किलोमीटर ये लंबी है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ रीजन और पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से लगती हुई है। टाइडल एस्चुरी है, हमने देख लिया था। इसका पुराना नाम बाणगंगा है और ब्रिटिशर्स ने इसका नाम सर क्रीक रखा। और यहां पर मार्शी, फ्लड प्रोन एंड फुल ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियंस एंड मडी टेरेन है, इसलिए यहां पर पेट्रोलिंग मुश्किल है, इसलिए यहां पर बेसिकली सर्वाइवल भी मुश्किल है। बट हां, ये एक नैरो वाटर बॉडी दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो ये क्यों ना हो जरूरी। बट हमें यह जानना है कि डिस्प्यूट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और हम साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमने क्या क्या किया है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली डिस्प्यूट गोज बैक टू द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिशर्स के दौरान भाई बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स कहने को सॉल्व करे उन्होंने, बट उनमें इतनी डिस्क्रिपेंसी है, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि वो आज की डेट में उन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए बरकरार हैं।
उस समय जब डिस्प्यूट था, मतलब ये 100 साल पुराना डिस्प्यूट है, रूलर्स ऑफ कच्छ विच इज ऑब्वियसली नाउ पार्ट ऑफ इंडिया एंड सिंध गवर्नमेंट विच इज नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में था। और किस मुद्दे पे था, क्या था? हु हैड द राइट टू कलेक्ट फायरवुड नियर द क्रीक, किसके पास वो अधिकार है फायरवुड कलेक्ट करने का। 1914 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि ये रीजन जितने भी थे, चाहे वो रन ऑफ कच्छ रीजन था, चाहे वो सिंध था, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसको बेसिकली बॉम्बे रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बट इस बॉम्बे रेजोल्यूशन में कॉन्ट्राडिक्शन, पैराग्राफ 9 ये कहता था कि जो ईस्टर्न बैंक ऑफ द क्रीक है वहां तक सिंध की रीच है, वो सिंध के जुरिस्डिक्शन में। अब ईस्टर्न बैंक ऑफ द क्रीक, मान लो ये क्रीक है, ये सिंध है, ये रन ऑफ कच्छ है, तो ईस्टर्न बैंक हो गया ये। यहां तक अगर सिंध की रीच है तो ये पूरी की पूरी सर क्रीक तो सिंध में आ गई ना। और वहीं अगला पैराग्राफ जो है वो ये कहता था कि जो मिड चैनल है, ये थालबेग प्रिंसिपल के तहत मिड चैनल जो है ये बाउंड्री होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब एक ही रेजोल्यूशन, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन। और मजे की बात यह है कि पैराग्राफ 9 और उसके अगले ही पैराग्राफ में कॉन्ट्राडिक्टरी नोट है। अब पाकिस्तान तो पैराग्राफ 9 को ही गाता फिरता है, वो उसी को ही प्रमोट करता है, और हम पैराग्राफ 10 को। अब ये लीगल कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यही है डिस्प्यूट, या यही है रीजन जिसकी वजह से डिस्प्यूट चला आ रहा है। ये देखो, ये ग्रीन लाइन द ईस्टर्न बैंक ऑफ सर क्रीक, जिसको सिंध के हिस्से में दिया गया था अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 9, वो ये है। ये बीच वाला जो आपको दिख रही है लाइन, ये है जो थालबेग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आधी इंडिया की आधी पाकिस्तान की। इंडिया इसको मानता है और इंडिया अपनी नेवी जो है वो इस रेड लाइन पे स्टेशन करके रखता है। अब पाकिस्तान का जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है इस समय, वो यहां पर हो रहा है, इस रीजन में हो रहा है, इस रीजन में हो रहा है, यहां पर हो रहा है। सो दैट इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में, उसके बाद क्या हुआ ये भी तो जानना जरूरी है। उसके बाद बेसिकली हुआ ये कि 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, 1914 का बॉम्बे रेजोल्यूशन तो हमें पता ही है, बट 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, जहां पर पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत बिल्डअप करना शुरू करा। ये एक बिल्डअप था टू द 1965 वॉर विद पाकिस्तान, और हमें उसका नतीजा पता ही है 1965 वॉर का पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था। ऑब्वियसली इट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री केस ट्रिब्यूनल, 1968 में एक ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ, किंग ऑफ यूके ने इसको फॉर्म करवाया था टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, क्योंकि पाकिस्तान पूरे के पूरे रन ऑफ कच्छ रीजन पे क्लेम करने लग गया था। बट इस ट्रिब्यूनल के अवार्ड के तहत 90% रन ऑफ कच्छ रीजन इंडिया में, 10% पाकिस्तान में। बट इस ट्रिब्यूनल के जजमेंट में सर क्रीक के इशू को एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि सर क्रीक का इशू माना जा रहा था टेक्निकल इशू है, इसमें हाइड्रोलॉजी के काफी सारी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इस इशू को नहीं रिजॉल्व कर सकते अभी, तो इस इशू को अनरिजॉल्व छोड़ दिया गया। फिर 1997 से लेकर 2012 तक बहुत सारे डायलॉग्स हुए, बट हर एक डायलॉग का जो भी रिजल्ट आया या जो भी आउटकम आया वो एक्चुअली में इनकंक्लूसिव, या फिर कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया, कोई सोल्यूशन नहीं। डिस्प्यूट जैसा था वैसा रहा। 2023-24 में पाकिस्तान ने मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया था, 2025 में मिलिट्री बिल्डअप इंटेंसिफाई कर दिया है, और यहां पर हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा एक स्टर्न वार्निंग इनको दी गई है। बट अगर आप क्लोजली सोचो
कि क्यों ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाया, उसके कई सारे रीजंस होंगे। रीजन नंबर 1 होगा लीगल एम्बिग्विटी। ये होगा बॉम्बे रेजोल्यूशन पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 10। दूसरा, आज की डेट में जो मिसट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, इस मिसट्रस्ट की वजह से पॉलिटिकल विल है ही नहीं इसको रिजॉल्व करने की, तो ये हो भी नहीं पाया रिजॉल्व। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू नो। और दूसरी चीज ये यार कि ये इंपॉर्टेंट है क्या इतना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहां पर फिशरीज है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स है। दूसरा, स्ट्रैटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना को प्रेजेंस यहां पे बढ़ा सकता है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन यहां से हो सकती है। 26/11 अटैक्स आखिरकार पानी के थ्रू ही आए थे, अजमल कसाब एंड कंपनी। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमारा प्रेजेंस होना जरूरी है। और हमारी इस नई अप्रोच के साथ पाकिस्तान को यह चीज समझनी पड़ेगी कि भाई अगर वो कोई भी मिसएडवेंचर करेगा तो उसकी इतिहास और उसका भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। हो सकता है कराची ले लें इधर, हम हो सकता है पूरा का पूरा सिंध ही ले लें इधर। क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा, बट हाँ, वी definitely will be responding them, and we will be responding them in, you know, in such a fashion, in such a manner that they will not dare to do it again. So with this we come to an end of this topic. I hope you've understood this dispute pretty well and what is the current situation. मैं आपको और भी वीडियोस के लिए मिलता रहूंगा। Till then, you guys very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste, Jai Hind.